तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट और बहुत ही इजी। इसका नाम है फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे अक्सर कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं, बाकी प्रोसीजर इतना ज़्यादा रॉन्ग मतलब नहीं करते हैं, परफॉर्म सही करते हैं। बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है ही नहीं। तो सभी लोग ये एक्सपेरिमेंट सीख लीजिए। ये उन एक्सपेरिमेंट्स में से है जिसे एक बार सीख लिया तो ज़िंदगी भर याद रहता है। तो हमें करना क्या है, हमें एक फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग दी गई है। ये देखिए, ये फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। बेसिकली फ्लैट स्पाइरल से इसलिए कहा गया है बिकॉज इसका जो एक एक टर्न है, एक एक जो घुमाव है, एक एक जो सर्कल है, बेसिकली आप कह सकते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। देखिए ना, बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो ये बाकी जो नॉर्मल पेन के अंदर जो स्प्रिंग आती है, अपने पेन के अंदर की स्प्रिंग देखी होगी, वो एकदम फ्लैट स्पाइरल नहीं होती है, बट ये बिल्कुल एक परफेक्ट फ्लैट स्पाइरल है। तो इसे कहते हैं फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका हम लोग निकाल रहे हैं ईटा। ईटा मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या शेयर मॉड्यूलस भी इसका नाम है। इसको दो नाम से जाना जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस। ऐसा समझ लीजिए कि है ना, किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का मतलब मुखड़ा अगर आपको बिगाड़ना है, मुखड़ा मतलब यानी कि उसका शेप, उसका जो शक्ल है उसकी वो बिगाड़नी है, तो उसके लिए आपको ये बात पे ध्यान देना होगा कि उसका ईटा कितना बड़ा है। अगर उसका ईटा बहुत बड़ा है तो उसका शेप बिगाड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर उसका ईटा छोटा है तो उसका शेप आसानी से बिगाड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एल्यूमिनियम का मुखड़ा बिगाड़ना बहुत ही आसान है, बट जो स्टील है उसका मुखड़ा बिगाड़ना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर मैंने स्टील ले लिया, स्टील के ब्लॉक को यहाँ रख दिया और लेट से फेविकॉल से चिपका दिया, फेविकॉल से मैंने पूरा रख के स्टील को चिपका दिया, तो मैं अगर उसे पूरी ताकत भी लगा दूं टेढ़ा करने की, तो वो टेढ़ा नहीं होगा आसानी से। मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिए आप, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी चीज़ को ऐसा लिया, फेविकॉल यहाँ पे लगा दिया, स्टील को फेविकॉल नीचे लगा दिया, एकदम बिल्कुल टाइट कर दिया, बिल्कुल ऐसा, और यहाँ से धक्का मारने की कोशिश की, यहाँ से फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की, तो स्टील ऐसा आसानी से नहीं होगा। सबसे हार्ड स्टील को ऐसा करना। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो आपका मतलब यानी कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उन्हें ऐसा टेढ़ा करना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। एकदम आसान तो वो भी नहीं है, बट रिलेटिवली आसान है। और रबर ब्लॉक रख दिया तो उसे और ज़्यादा आसान है ऐसे घुमाना, है ना। रबर अगर ब्लॉक, रबर से बना हुआ अगर मैंने एक ब्लॉक रख दिया रबर से बना हुआ, तो उसे मोड़ना ज़्यादा आसान है। तो उसका शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी वो जो है छोटा है। रिजिडिटी का मतलब यही होता है, रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि कितना मुश्किल है किसी चीज़ का शेप बिगाड़ पाना। और बल्कि परफेक्टली रिजिड रिजिड बॉडी तो वो होती है जिसको आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर दें, कितना भी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स, उसका कभी मुखड़ा चेंज ही ना हो, मतलब उसका शक्ल चेंज ना हो, शक्ल ना बदले, वो बेसिकली अपना शेप चेंज ना करे, उसे कहते हैं रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड। बट इस दुनिया में परफेक्टली रिजिड बॉडी होती नहीं है। ये तो हमें न्यूटन ने भी समझाया था। फाइनली आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के मतलब यानी कि उसी डोमेन में भी एक्सप्लेन कर दिया, रिलेटिविटी के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर दिया। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी बताया गया है कि नथिंग कैन बी ए परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब ये सारी बातें जो हैं बेसिकली मैं अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो लेक्चर्स हैं उनमें करूँगा। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे। तो एक फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है जिसका हमें ईटा निकालना है, तो इसका हम थोड़ा शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे। शेप कैसे चेंज करेंगे इसका, ये जो फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है इसका शेप कैसे चेंज करेंगे, तो इसका शेप चेंज करेंगे इस पर वजन लटका के। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ वजन दिए गए हैं, ये वजन इस स्प्रिंग पर लटकाने हैं। सो अलग अलग मतलब जो है मासेस लटकाने हैं। मास मतलब वजन नहीं होता सच में, वजन इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। तो बेसिकली एनीवे, तो एक एक करके मास इसमें डाले जाएंगे, और इसका जो ये जिस तरीके से ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा उसका टाइम पीरियड निकाल लिया जाएगा, कैलकुलेट कर लिया जाएगा। सो देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है कि पहले आपने मास कितना लटकाया वो लिखना है, फिर उसको ऊपर नीचे हिलने देना है, मतलब ये मास को ऐसा ऊपर नीचे स्प्रिंग पे ऑसिलेट करने देना है, और फिर 20 ऑसिलेशंस का जो टाइम लगता है वो यहाँ लिखना है। एक ही मास पर 2 बार रीडिंग लेंगे ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए ना, 2 नहीं 3 लेंगे, बल्कि ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे। अरे हो सकता है ना कि एक बार आपने घड़ी थोड़ा जल्दी बंद कर दी, एक बार हो सकता है घड़ी थोड़ी जल्दी चालू कर दी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो बेसिकली जैसे मान लो यहाँ पे 21.2 सेकंड आया, यहाँ पे आ जाएगा 21.0, यहाँ पे आ जाएगा लेट से 21.7। तो सबका एवरेज निकाल के यहाँ पे मीन लिख देंगे, है ना, वही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बात की बातें हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें कहा गया कि मेजर कीजिए। तो बेसिक चीज़ें क्या है पहले मेजर कर लेते हैं, आइए। तो ये तो सिर्फ इसकी थियरी लिखी हुई है, तो आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट मैं तो इस पर ज़्यादा भी ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज वरना एक्सपेरिमेंट पूरा 3-3.5 घंटे का हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा, बल्कि वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा। वीडियो इतना बड़ा नहीं चाहिए ना हमें, 30-40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर हद में हद हमें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए।
तो पहले तो लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर कौन सा है, तो ये देखिए, ये बॉक्स में माइक्रोमीटर रखा हुआ है। माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये लीस्ट काउंट निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी निकालने के लिए नहीं कहा गया है। उसके लिए मेरा एक अलग सेपरेट 30-40 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिए आप लोग। उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका लीस्ट काउंट लिख दूंगा। उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001। ठीक है, तो 0.001, जगह थोड़ी कम थी तो मैंने थोड़ा टेढ़ा लिख दिया है, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो 0.001 लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर का, और ये है जीरो एरर ऑफ द माइक्रोमीटर। अब जीरो एरर यहाँ पे लिखने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ता है मालूम है? आपको इसे पूरा बंद करना होता है। पूरा बंद करते टाइम पे आपको ये बात का ध्यान देना है कि आपको यहाँ से पकड़ना है। आपको यहाँ से पकड़ के ताकत अपनी आजमाना नहीं है, यहाँ से पकड़ना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली आप ज़्यादा ताकत लगाना भी चाहेंगे ना तो लगा नहीं पाएंगे, बिकॉज इसमें फिर क्लिकिंग साउंड आने लगता है। अब वो क्लिकिंग साउंड कैसा आता है मैं आपको अभी के अभी दिखाता हूँ। मेरा माइक इसके पास में रखता हूँ और आपको इसका क्लिक सुनाता हूँ। तो देखिए इसका क्लिक कैसे अभी होगा, ध्यान से देखिए। सो क्लिकिंग साउंड जब ये पूरा बंद हो जाता है, फिर इस पर आप ताकत लगाते हो ना, आया आ रहा है क्लिकिंग साउंड, आ रहा है कि नहीं, है ना? तो फिर इस पर बड़ा बॉडी बिल्डर भी कोई जान लगाएगा ना तो इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से पकड़ा तो यहाँ पे जो ज़्यादा बड़ा बॉडी बिल्डर है ना वो रीडिंग चेंज कर सकता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा ताकत है ना वो इसे ताकत से घुमा के चेंज कर सकता है रीडिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप ज़्यादा जान लगाएंगे तो एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ते ही ये आगे नहीं जाएगा, ये खुद बजने लगेगा, लेकिन और ज़्यादा ये प्रेस नहीं करेगा इस चीज़ को नहीं दबाएगा ये। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कि आपको यहाँ से पकड़ के बंद करना है और यहीं से पकड़ के खोल लेना है। देखिए खुल गया, यहीं से पकड़ के खोल लिया, यहीं से पकड़ के बंद कर देना है। तो चलिए, एक आध क्लिक का साउंड आ गया बस। तो अब आपको रीडिंग नोट कर लेना है, मतलब जीरो की रीडिंग मतलब जीरो एरर नोट करना है। जीरो एरर क्या होता है बताता हूँ अभी आपको। तो बंद करने पर ध्यान से अगर देखा जाए तो बेसिकली पूरा बंद करने पर भी, पूरा यहाँ से बंद कर देने पर भी जो है जीरो से जीरो टच नहीं हुआ। मतलब ये जो जीरो है इसकी जो लाइन है, ये ऊपर वाला जीरो, जो सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है। सर्कुलर स्केल की जो जीरो वाली लाइन है, जीरो वाली लाइन, वो बेसिकली मेन लाइन जो है उससे टच नहीं हुई। देखो ये देखो, ये जो जीरो की लाइन है, ध्यान से देखो, ये जीरो की लाइन दिख रही है, ये जीरो की लाइन है, ये जीरो की लाइन मेन लाइन यानी कि ये वाली लाइन से टच नहीं हुई है ना? तो बेसिकली इसके अंदर एरर है, इसी को जीरो एरर बोलते हैं कि जीरो जीरो का मैच ना होना, इसे कहते हैं जीरो एरर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है, और इसको इसलिए भी जीरो एरर कहते हैं बिकॉज एक्सपेरिमेंट अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है और पहले से एरर है ना? तो जीरो कुछ काम किए बिना एरर आ जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 91 नहीं, 91 नहीं, 91 से जस्ट नीचे है, 90 के ऊपर है। तो हम लोग छोटा वाला लेते हैं। तो 90 आपको दिख रहा है, ये 90। तो ये जो बेसिकली 90 आ रहा है ना, इसको हम लोग है ना कैसे लेते हैं मालूम है? -10 लेते हैं। अब -10 जीरो एरर क्यों लेते हैं? तो जीरो एरर जो आ रही है -10 आ रही है, 90 को मैंने -10 ले लिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक नंबर है। 90 को मैंने -10 लिख दिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक नंबर है। अरे यार, बराबर से लिखा भी नहीं जा रहा, रुको। तो -10 कोई रीडिंग नहीं हुई, -10 तो खाली नंबर हुआ कि भाई हमें सर्कुलर स्केल पे 10 दिख रहा था। रीडिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे? लीस्ट काउंट 0.001 से मल्टीप्लाई करके। तो लीस्ट काउंट 0.001 है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा -0.010। ठीक है, -0.010। तो बेसिकली इस तरीके से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि इसी को हम लोग जीरो एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग जीरो एरर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जीरो एरर हमें मिली। अच्छा, ये कैसे आया, इसको मैंने -10 क्यों लिया, ये पूरा एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज वाले में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से इसे देख लीजिएगा, पूरा 30-40 मिनट का वीडियो, पूरा डिटेल में ये बंदा कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन किया है। सो अगेन एंड अगेन हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब आइए रीडिंग निकालते हैं। इस स्प्रिंग का जो ये वायर है इसकी चौड़ाई निकालते हैं। तो अभी आपको कुछ रीडिंग्स नज़र आ रही होंगी, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अभी हमें देखने मिल रही है जिसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि ना हमें 0.2 दिख रहा है, मतलब जो सेकंड वाली रीडिंग है ना वो भी नज़र आ रही है, मतलब जीरो के बाद 2 लाइन्स नज़र आ रही है, लेकिन ये गलत है। अगर जीरो के बाद 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं तो फिर ये 90 नज़र नहीं आता, क्योंकि वो लाइन जस्ट नज़र आ रही है ना। तो 90 रीडिंग नहीं होती, रीडिंग 10, 20, 30 होती, लेकिन रीडिंग 90 है तो वो दूसरी लाइन इसका मतलब नज़र नहीं आ रही है। अब यहीं पे लोग चकमा खा जाते हैं, लोग 2 भी नोट कर लेते हैं 0.2 और यहाँ से 90 भी नोट कर लेते हैं
और 0.290 रीडिंग नोट कर देते हैं। 0.290 का मतलब क्या होगा मालूम है कि 0.3 मिलीमीटर, मतलब सॉरी 0.3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अब 0.3 सेंटीमीटर यानी कि 3 मिलीमीटर, जानते हैं कितना बड़ा होता है? मैं आपको दिखा देता हूं। ये वायर 3 मिलीमीटर चौड़ा तो हो ही नहीं सकता। ये जो वायर है ये 3 मिनट में चौड़ा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम गलत नोट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी लगाना होगा। सिर्फ डिवाइस आपके लिए सारा काम नहीं करेगा। कि अगर आपको दूसरी रीडिंग जस्ट दिख रही है और यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको सेकंड रीडिंग को इग्नोर करना है। वो रीडिंग आपको दिख ही नहीं रही है, ये बात को समझिए। आपको एक्चुअल में सिर्फ 0.1 दिख रहा है और फिर यहाँ पे कुछ 90, 92, 93 जो भी लिखा हुआ है वो दिख रहा है। तो बेसिकली कितना लिखा हुआ है मेन लाइन से मैच होता हुआ, तो आई थिंक 90 ही मैच हो रहा है। तो 90 हमको दिख रहा है। तो आपको 0.190 ये टोटल रीडिंग नोट करनी है इसकी। तो मैं यहाँ पे टोटल रीडिंग लिख देता हूँ। सो मुझे जो रीडिंग आई है वो आई है 0.190, 0.1 मेन स्केल और 90 सर्कुलर स्केल। करेक्टेड थिकनेस का मतलब होता है कि उसमें से आपको ये घटाना है। क्या घटाना है? ये घटाने का मतलब होता है कि जो भी रीडिंग होती है ना भाई, उसमें से आपको ये जो जीरो एरर है वो निकालना होता है, माइनस करना होता है। और जीरो एरर इज नेवर एडेड, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड। ये बात जिंदगी में याद रखिए। जीरो एरर को कभी भी प्लस नहीं करते, हमेशा माइनस करते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पे जो जीरो एरर की वैल्यू माइनस थी वो इस माइनस और माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे अगर प्लस होगी वैल्यू तो बेसिकली वो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगी वैल्यू। लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा घटाना ही है, जीरो एरर हमेशा घटाना है। इसको ऐसे समझ के लो कि गलती हमको काटना है। मतलब ये जो रीडिंग है ना, इसमें कुछ गलती है, उस गलती को हमें काट के निकालना है। अब वो गलती माइनस गलती भी हो सकती है, प्लस गलती भी हो सकती है। तो वो प्लस माइनस जीरो एरर में डालना है। ये माइनस ऐसी का ऐसी अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो आपको ये बात याद रखना है, जीरो एरर के लिए फॉर्मूले में हमेशा माइनस ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। अब देखो, तो बेसिकली 0.190 में से मुझे घटाना है माइनस 0.010, तो वो घटेगा नहीं बल्कि ऐड हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.200। तो ये आपकी करेक्टेड रीडिंग है, करेक्टेड थिकनेस है। समझे कि नहीं समझे? इसका आधा कर देंगे तो रेडियस भी आ जाएगा। तो 0.100 इसका आधा, ये आपका रेडियस भी हो गया। ये जो चौथा कॉलम है, ये कॉलम बेसिकली मैं इसको थोड़ा पहले चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में। ये आर आई माइनस आर बार मॉड है, मॉड। फिर इसके बाद एक और कॉलम है, इसके बाद एक और कॉलम है आर आई माइनस आर बार का स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। बिकॉज क्या क्या था मालूम है? देखो सुनो, ये वाला जो रहता है ना, ये इंडिविजुअल रीडिंग्स रहती हैं और ये मीन रहता है। तो इंडिविजुअल रीडिंग और मीन जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है। तो उसे हमें लेकिन हमेशा लेना होता है मॉड में। इसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर ऐसे ही निकाली जाती है, इंडिविजुअल रीडिंग माइनस दी मीन रीडिंग। अब मीन रीडिंग और वो तो सब आई नहीं है ना अभी तक। अरे सारी इंडिविजुअल रीडिंग्स अभी आई कहाँ है? तो मीन रीडिंग भी आई नहीं है, मीन रीडिंग भी आई नहीं है। तो मीन रीडिंग जब नहीं आई है तो फिर ये वाला कैलकुलेशन चौथे और पांचवें कॉलम का भी नहीं कर सकते। तो पहले मैं सारे रीडिंग्स जो है तीसरे कॉलम, मतलब सॉरी इन तीन कॉलम के निकाल लेता हूँ। उसके बाद में एवरेज निकाल के फिर ये वाला जो सब चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इसे हम 10 बार क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसे बोला गया कि 10 बार करो, यही चीज़ 10 बार करो। ये चीज़ 10 बार करने इसलिए बोला गया बिकॉज हमें स्टैटिस्टिक्स जो चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स जो एक ब्रांच है, एक साइंस का डिसिप्लिन है, वो हमें समझाता है कि जितनी ज़्यादा बार रीडिंग्स लोगे ना उतना उसमें एरर कम रहेगा। और ज़्यादा रीडिंग लोगे तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी कम आएगी। मतलब डेविएशन जो असली रीडिंग है वहाँ से रीडिंग्स का यहाँ वहाँ भटक जाना, असली वैल्यू से यहाँ वहाँ भटक जाना, उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये एकदम कम आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का कहना है ये। तो इसलिए हमें ज़्यादा रीडिंग्स लेना चाहिए। अच्छा, और एक ही चीज़ बार बार ऐसा नहीं करना है कि यहीं से इसे पकड़ के ऐसा स्क्रू पकड़ के ऐसे खोल दिया और यहीं से पकड़ के फिर बाद में वापस इधर ही लगा दिया, ऐसा नहीं। अलग अलग जगह पे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा अलग अलग जगह पे, ऐसा आप इसे ट्राई करेंगे, अलग अलग जगह पे ट्राई करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पे। फिर हो सके तो एक आध ये जो इसकी जो रिंग है, इस रिंग को ऐसा थोड़ा सा आगे खींच के हल्का सा यहाँ भी अटका के आप ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो। तो बेसिकली अलग जगह, थोड़ा यहाँ पे भी ट्राई कीजिए, यहाँ भी ट्राई कीजिए, 10 रीडिंग्स निकालिए। ठीक है, तो ये देखिए मुझे सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं बिल्कुल प्रॉपरली। तो ये सब मेरी रीडिंग्स थी और यही सब रीडिंग्स में मैंने क्या किया कि जो जीरो एरर था सब्ट्रैक्ट किया, तो -10 को सब्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली मुझे ये आ चुका है, राइट, ये आ चुका है। अब इसका सबका आधा किया तो रेडियस आ चुका है, सबका आधा किया, सबका आधा हाफ, तो रेडियस आ गया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसका मीन निकाला, मीन एवरेज निकाला, तो ये आ गया 0.100। एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको ऐड करने का और जितनी रीडिंग्स है उससे डिवाइड करने का। जितनी रीडिंग्स मतलब 10 रीडिंग है ना, तो ये सबको ऐड किया
उसको 10 से डिवाइड किया फाइनली, तो मुझे जो है इतना आया 0.100। ये हो गया, ये एवरेज रीडिंग हो गई, ये आर बार की रीडिंग आर बार। अब हर एक रीडिंग को आर बार में से सब्ट्रैक्ट करने का, और प्लस है चाहे माइनस है, आपको लिखने का हमेशा प्लस ही है। तो बेसिकली 100 में से 100 माइनस किया तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं नोट करूंगा 0.000। फिर 101 में से 100 माइनस किया तो 0.001। समझ में आया? 101 में से 100 माइनस किया। अच्छा, अब 99 में से 100 माइनस किया तो माइनस 0.001 आएगा, लेकिन मैं लिखूंगा प्लस ही। 0.001, 0.001, 0.001, 0.001। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बचकाना रीडिंग्स हैं। 0.001, 0.001, फिर 0.001 और 0.000। इस तरीके से ये वाला कॉलम हमारा हो चुका है। अब लास्ट कॉलम के लिए आपको स्क्वायर करना है। ये जो मॉड में आया है इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर तो आपको मालूम है 0 जाने वाला है, तो लेट इट बी लाइक दैट। इसको मैं सिर्फ 0 लेके छोड़ दे रहा हूँ, हालांकि लिखना चाहिए एक्चुअल में 0.000, ऐसा लिखना चाहिए 0.000, लेकिन जाने दो। यहाँ पे 0.001 है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 0.001, हाँ उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर किधर है? हाँ यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको दबाना है। एक्स स्क्वायर करते ही आपको मिलेगा इक्वल टू दबा के 1 × 10⁻⁻⁶। सो आपको यहाँ पर 1 × 10⁻⁻⁶ लिखना है। अब देखिए ये सब कुछ सेम ही है ना, तो बार बार थोड़ी निकालेंगे हम लोग, तो ये सब कुछ ना सेम ही आने वाला है। 1 × 10⁻⁶, 1 1 1 1 1, ये सब × 10⁻⁶ है। भाई बार बार कौन लिखेगा यार, हाथ वाथ दर्द करता है। ठीक है, तो ये सब 1 1 1 है। और लास्ट वाला जो है, अरे लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है गलती से, तो बेसिकली अच्छा पुरानी रीडिंग्स है ये। ओके, तो ये है 0, तो चाहिए तो 0.000 लिख दो, या फिर रहने दो 0 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना है। ओके, एनीवे ये सब आ गया। अब ये सब को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है ना। अब आप बोलेंगे सर ऐड क्यों कर रहे हो? यहाँ पे हमको ऐड करना है, आपको ऐड करना है, समेशन करना है इन सारी रीडिंग्स का। सॉरी, यहाँ पे मॉड भी है, सिर्फ ब्रैकेट नहीं है। सारी रीडिंग्स का जो है, जो हमें आई हैं, ये सारी रीडिंग्स जो आई हैं ना, ये वाली लास्ट कॉलम वाली, 5वें कॉलम वाली, इन सबको ऐड करना है। तो मुझे आ रहा है आंसर 8 × 10⁻⁶। अरे 8 है ना उधर भाई, समेशन करना है, 8 × 10⁻⁶ आ रहा है, हाँ के ना? 8 × 10⁻⁶ हमें मिल रहा है ये सब चीज़ों को ऐड करने पर। अब ये चीज़ का करना क्या है, सुनिए, हमें ये फॉर्मूले से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इस फॉर्मूले से तो जो चीज़ चाहिए थी वो एक तो चीज़ आ गई ऊपर वाली। नीचे वाली चीज़ कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रीडिंग्स n होता है, n इज द नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो हमने तो कितनी रीडिंग्स ली है? 10 ली है ना, 10। तो √10 × 10⁻1 करना पड़ेगा। अरे n × n-1 है ना, तो √10 × 10⁻1 यानी कि √90 करना पड़ेगा, और 90 का रूट 9.487 आता है। तो ये दोनों चीज़ को अब डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है, मतलब यहाँ पे इसके बाजू में लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कितना है मेरे पास, 8 × 10⁻⁻⁶। देखो 8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई कितना था, 9.487 ना। सो 9.487 ये आ रहा है मेरा 8.4 × 10⁻⁷ है ना, 8.4 × 10⁻⁷ आ रहा है, बराबर है 8.4 × 10⁻⁷। अब फाइनली जो आ गया ना, उसका करना क्या है, उसको लेके उसका स्क्वायर रूट निकालना। देखो ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया है भाई। देखो ध्यान से, पहले ये निकाला ऊपर का पार्ट, फिर ये निकाला नीचे का पार्ट, फिर ये निकाला डिवीजन, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट डिवीजन, और फिर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अब निकाल लेते हैं, तो जो भी हमको आंसर आया, यहाँ पे ध्यान दो। सो रूट ऑफ 8.9 × 10⁻⁻⁷ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आ गया ना 9.434। तो फाइनली मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 9.434 × 10⁻⁴। अब आगे बढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर तो सभी को मालूम है, इसके ऊपर मैंने अलग से 30-40 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ अभी मैं इसको सिखाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर है। तो लीस्ट काउंट कितना होता है इस बंदे का, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.01। 0.01 जो है ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। और वर्नियर कैलिपर का जो ये है, मतलब यानी कि जीरो एरर है, वो 0 है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक्चुअली हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स हैं बहुत ही सादा वाले पुराने ज़माने के मैकेनिकल वाले हैं, तो इसमें ज़ीरो एरर आता ही नहीं है। ज़ीरो एरर किस में आता है कि नॉर्मली वाला जो एकदम नया वाला जो आ रहा है ना, डिजिटल वाला इक्विपमेंट आ रहा है आजकल वर्नियर कैलिपर में, तो इसमें तो नहीं है। देखो इसमें ज़ीरो ज़ीरो मैच हो रहा है, मतलब नीचे का ज़ीरो और ऊपर का ज़ीरो एकदम बिल्कुल देखो ना मैच कर रहे हो, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, नीचे का ज़ीरो ऊपर का ज़ीरो। तो बेसिकली इसमें ज़ीरो है, ज़ीरो एरर है ही नहीं। तो ये हो गया। अब इन लोगों ने क्या बोला कि इनर डायमीटर निकालो स्प्रिंग का इनर डायमीटर, तो ये है हमारी स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग है ये। तो स्प्रिंग का जो अंदर का डायमीटर है हमको वो निकालना है, अंदर का डायमीटर। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए इसको क्या करना है कि ये जो वर्नियर कैलिपर होता है ना, इसके जो ऊपर वाले जो बेसिकली आप प्रॉन्ग्स कह सकते हैं, प्रॉन्ग्स, तो उसको है ना इसके अंदर अटकाना है। और वो भी कहाँ पर, कोई भी रैंडमली जगह पे मत कर देना, मतलब वो तो फिर डायमीटर कहाँ होगा, वो तो कॉर्ड हो गया। आपको डायमीटर में जाना ना, एग्जैक्टली सेंटर में जाना, बिल्कुल इसको मतलब टच कर लेना। देखो ना स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग का ये वाला पार्ट, इसको ऑलमोस्ट टच कर लेना, ये वाला पार्ट को। अरे ये वाला जो वायर है ये, इसको बिल्कुल टच कर लेना, इस वाले वायर को। तो इस वाले वायर को बिल्कुल टच कर लेना, ये वाले वायर को, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ पर से आपको इसको अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने उसको टच कर लिया, देखिए है ना, बिल्कुल इसको टच कर लिया है। और वहाँ से मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि वही सही में डायमीटर है। तो डायमीटर इसका कितना आ रहा है देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इट इज़ समवॉट 4.9। देखो मेन स्केल रीडिंग अगर देखोगे तो देखो 4 और 5, उसके जो 4.9 है ना, अरे 5 से जस्ट पहले 4.9, 4.9 के जस्ट आगे है, थोड़ा सा ही आगे है। देखो थोड़ा सा शायद हो सकता है फ्लैश लाइट से अच्छा दिखे, तो मैं फ्लैश लाइट भी चला के दिखा दे रहा हूँ, बट मुझे तो नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसे बिना फ्लैश लाइट के ही ज़्यादा अच्छा था। देखिए ध्यान से, हाँ बिल्कुल बराबर, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो 4.9 और 5 के बीच में, 4.9 और 5 के बीच में कहीं पे तो है, बीच में मतलब एग्जैक्टली सेंटर नहीं, कहीं तो है। तो 4.9 समथिंग करके इसका डायमीटर आ चुका है। लेकिन ये तो क्या है, ये तो मेन स्केल रीडिंग है। अब वर्नियर स्केल में से आपको डिविजन्स मैच करना है। तो आप जब डिवीजन मैच करेंगे तो देखिए इसमें 5वीं लाइन जो है वो एक्जैक्टली मैच हो रही है। देखिए ना ध्यान से, 5वीं लाइन दिख रही कि नहीं मैच होते हुए। अरे अकल के पुतलो ध्यान से इधर देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये 5वीं लाइन, ये 5वीं लाइन ऊपर मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो। तो किससे मैच हो रही है वो इररिलेवेंट है, ठीक है। तो ये जो 5वीं लाइन में मैच हो रही है, तो 4.95 इसका डायमीटर हो गया, समझे, 4.95। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो आपका ये है, मतलब 5 से जस्ट पहले देखो ना ये वाली लाइन, 4.9 की लाइन। तो 4.95 इसका डायमीटर है। वैसे मैंने पहले जब 2-3 बार निकाला था तो ऐसा नहीं आया था, अभी शायद हो सकता है कि थोड़ा सा अलग आ गया है, बट मुझे इतना आया था। देखिए 4.91 2 बार आया, फिर एक तीसरी बार 4.92 आया, चौथी बार में 4.92, फिर 5वीं बार में 4.91 और फिर वापस से 4.91। इन सब का जब एवरेज निकाला, मतलब सबको ऐड करने का, डिवाइड बाई 6 करने का, क्योंकि 6 रीडिंग्स है ना, तो डिवाइड बाई जब 6 किया तो इसका मुझे वैल्यू आया 4.9133। तो अपने को 4 ये तो लेना नहीं है डेसिमल, खाली 2 ही डेसिमल लेना है। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.01 है, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर है, तो उसके आगे अपन जा नहीं सकते, उसकी एक्यूरेसी के आगे अपन जा नहीं सकते। तो 4.91 पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब रेडियस निकालना है, ये तो डायमीटर हो गया, इनर डायमीटर, इनर मीन डायमीटर, एवरेज डायमीटर आ गया। अरे मीन डायमीटर ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग आ गया ये, ठीक है। तो मीन इनर डायमीटर आ चुका है, तो मीन इनर डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग जो है वो आ चुका है। फिर उसके बाद हमने उसका हाफ करके रेडियस निकाले, तो रेडियस में भी कुछ ऐसे आया था, 2.455 आया था, तो जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 2.46 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें करने का आर निकालना है। अभी आर क्या है, ये एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्प्रिंग है। एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्प्रिंग का क्या मतलब है, सुनिए ज़रा ध्यान से। देखिए स्प्रिंग जो है उसका मुंह अगर आप देखेंगे तो स्प्रिंग का मुंह ऐसा है, बराबर। लेकिन स्प्रिंग के वायर की भी तो कोई थिकनेस है ना, तो स्प्रिंग एक्चुअल में पॉइंट साइज़ की नहीं है, बल्कि उसका कुछ तो मतलब एकदम पतली सी लाइन नहीं है, स्प्रिंग में कुछ मोटाई है। तो हमने क्या किया मालूम है, इस मोटाई का आधा ले लिया, तो इसका मोटाई का रेडियस आ गया, समझ रहे हैं, मोटाई का रेडियस स्मॉल आ गया। अरे हमने स्टार्टिंग में थिकनेस निकाली थी ना, यहाँ पे क्या निकाला था, जो स्प्रिंग की मोटाई है, स्प्रिंग के वायर की मोटाई, उसका आधा निकाला था ना, उसकी थिकनेस का आधा, तो ये आ गया आर, ठीक है। वैसे ही जो ये पूरा गोला है, इस गोले का इनर डायमीटर मतलब आर, इनर रेडियस निकाल लिया था आर, जो कि मतलब इसको नाम नहीं दिया था ऐसे हम लोगों ने, तो मैं इसमें लिख दे रहा हूँ आर डैश, ठीक है। तो आर डैश, तो आर प्लस आर डैश मिलेंगे तभी तो आर बनेगा ना। अबे इसका स्प्रिंग का एक्चुअल जो है रेडियस वो ये बनेगा ना। सुनो, तुम लोग अगर नहीं समझे तो वापस समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसका वापस से डायग्राम बना दिया। तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मैंने मोटी सी बनाई है, एग्जैजरेट कर दिया थोड़ा फिगर। तो सिर्फ अंदर का जो पार्ट है वो आर डैश है, मान लो, उसको बोलते हैं इनर रेडियस ऑफ द स्प्रिंग। उसमें ये मोटाई का भी आधा पार्ट जोड़ो ना, ये जो पूरी मोटाई थी थिकनेस, उसका आधा पार्ट, यानी कि उस मोटे वायर का रेडियस। तो जब ये दोनों जोड़ देंगे तब जाके एक्चुअल स्प्रिंग का रेडियस बनेगा ना। एक्चुअल रेडियस यहाँ तक है, समझ रहे हैं। अरे स्प्रिंग का रेडियस ना यहाँ तक है ना यहाँ तक है, बल्कि यहाँ तक है, उसका आधा।
तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था ना, तो वही तो किया हमने, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, तो हमने वही किया कि तो पहले ये निकाला वर्नियर कैलिपर से, और फिर ये निकाला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से थिकनेस निकाली ना। तो अब आर निकालने के लिए आपको करना क्या है, मतलब एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्प्रिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2.46 में 0.100 ऐड करना है, मतलब इनर रेडियस प्लस आर, है ना, इनर रेडियस प्लस आर ऐड करना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेसिक, अरे बहुत ही सिंपल है, अकल के पुतलो। 2.46 क्या था, जो स्प्रिंग है उसका जो इंटरनल रेडियस है, वो इंटरनल रेडियस, ठीक है, और उसमें ऐड क्या करना है, जो स्प्रिंग की जो मोटाई है ना, मोटाई उसका आधा पार्ट, उसका रेडियस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो स्प्रिंग का रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस हो गया, स्प्रिंग का रेडियस ये हो गया। अभी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग कितनी, 57 है। वो कैसे काउंट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये एक एक करके देखिए, ऐसा एक एक है ना, इसको अलग अलग करके हल्का हल्का सा अलग करके 1 2 3 4 ऐसा करके आपको काउंट कर जाना है। अरे अभी मैं 2 हाथ से करता तो अच्छे से दिखा पाता, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ एक हाथ से, तो आपको अपनी उंगलियों से इसको काउंट करते जाना है बराबर से। तो कितने इसमें टर्न्स है वो देखना है। तो मैंने देखा तो बीच में 56 निकली बीच में, लेकिन इसको मत भूलिए, देखिए इसको हाफ को आप नहीं बोल सकते, ये भी एक टर्न है। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखो ध्यान से, ये देखो आधा टर्न दिख रहा है इसमें, है ना। तो ये वायर जो ऊपर है इसके भी आधा टर्न यहाँ पे है, और आधा टर्न ये नीचे यहाँ पे है, तो आधा टर्न यहाँ पे है। तो बेसिकली इसको हमको टोटल मिला के है ना 57 बोलना पड़ेगा। तो इट्स नॉट 56, इट्स 57। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये स्प्रिंग के आगे 57। अब इसका स्प्रिंग का हमको मास भी निकालना, चलिए मास निकालते हैं, इसका कितना इसका मास है। तो अभी ये एक पैन में हम लोग डाल दिया स्प्रिंग, और एक पैन में मास डाल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मास यहाँ से मेजर कर लेना है। सो ऐड कीजिए पठान भाई एंड जाकिर भाई, धीरे धीरे ऐड कर दीजिए उसमें। 230 कितना आया, 230 के आसपास आ रहा है क्या? अरे उसको वहाँ से छोड़िए, अरे रुको ना, 230 है ना, 230 के आसपास आ रहा है क्या? आसपास में पक्का है, पक्का एग्जैक्ट, अच्छा ग्रेट। तो ये 200 वाले हैं ना, 200 वाले और एक 20 वाले, 10 वाले बराबर। तो ये दोनों जो हैवी वाले हैं वो दोनों 100 हैं, और ये 20 है और ये 10 है ना। तो 230 हो गया। तो 230 ग्राम की स्प्रिंग है हमारी। चलिए गुड ग्रेट। अच्छा 1 आध ग्राम डालेंगे और, हाँ नहीं 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, बल्कि इधर डालना पड़ेगा। 229 के आसपास कहीं तो शायद मेरे ख्याल से एग्जैक्ट आएगा, लेकिन 230 ओके है, मतलब 1 आध ग्राम से इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हाँ एकदम फिजिक्स में प्रिसाइज हो जाएंगे। तो हाँ 229 आ रहा है ना, 229 230 बराबर ही है ना। चलिए ठीक है, 230 नोट कर लेते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर मैंने 230 ग्राम्स नोट कर लिया है मास ऑफ द स्प्रिंग। अब लिसन, यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है, प्रोसीड करना है। तो इसमें बहुत ज़रूरी एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं कि इसमें आप है ना, मतलब शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि आप खाली इसमें एक अकेला मास लटकाएं, और फिर उसके बाद जो है रीडिंग लेना स्टार्ट करें, फिर दूसरा मास डालें, फिर सेकंड रीडिंग लें, तीसरा मास डालें, थर्ड रीडिंग लें, ऐसे करते करते 5 मासेस डाल के 5 रीडिंग ले लें। लेकिन मेरा सजेशन ये नहीं रहेगा। एक तरीका ये होता है, मेरा सजेशन ये होगा कि आप सारे मास डाल दीजिए पहले, क्योंकि जब सारे मास आप डाल देंगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो स्प्रिंग होगी ना, स्प्रिंग वो मैक्सिमम खिंची हुई होगी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कितना नीचे तक आने वाला है, कहीं ज़मीन से टच तो नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका स्टैंड इतना ऊंचा ना हो, तो फिर एक आध कम हमको रीडिंग लेना पड़ेगी, है ना, सारे मासेस नहीं लेना होंगे हमको। और दूसरी बात ये है कि जब ये पूरा का पूरा जब स्ट्रेच हो गई होगी ना स्प्रिंग, तो ये बहुत स्लो हिलता है, मतलब यानी कि जब ज़्यादा मास होता है, ज़्यादा लोड होता है ना, तो बहुत धीरे धीरे हिलता है। तो स्टार्टिंग में हमारी आंखें एडजस्ट हो जाती है। अगर आपने जस्ट खाली हैंगर ले लिया या फिर एक ही मास ले लिया, तो ये बहुत फास्ट हिलेगा, तो आपकी आंखों को एडजस्ट करने में जो है टाइम लगेगा। तो शायद हो सकता है आप रीडिंग्स गलत लें, गलत शायद, ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले इसको भी हैंग करने वाले हैं यहाँ पर इसके स्टैंड में। तो ये रिटॉर्ट स्टैंड है, जैसे केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल वैसा है। और लेकिन हैंग करेंगे पूरे के पूरे मास के साथ, ठीक है। स्प्रिंग लगाएंगे और पूरे के पूरे मास के साथ हैंग करेंगे। तो ये रही हमारी स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग है इसको लेके वहाँ पर आपको रिटॉर्ट स्टैंड में लगाना है। बहुत ही ध्यान से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली एक होल दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, इसमें एक होल है। कैन यू सी दैट? ये देखो इस होल के बल्कि आर पार भी दिख रहा है। सो यहाँ पे एक होल है, ये वाला होल, ये होल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? ये वाला होल, ये वाला होल। तो इस होल में से स्प्रिंग को अटकाना है, ठीक है। तो हम लोग स्प्रिंग को जो है यहाँ से अटका देंगे। ये लिया स्प्रिंग, यहाँ से होल में से इसको इंसर्ट करेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे होल कहाँ है भाई? यहाँ पे कहीं पे होल दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा आर पार चला गया है ना। अब इस की को टाइट कर लेंगे, इस की को हम बिल्कुल टाइट कर लेंगे। तो ये स्प्रिंग हमारी हैंग हो चुकी है अच्छे से।
ठीक है, एकदम टाइट यहाँ से कर देना है, क्योंकि ताकि गिरे ना भाई, किसी के ऊपर ना गिर जाए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो डेलिकेट चीज़ें हैं उनको बिल्कुल साइड में हटा दीजिए, बिल्कुल साइड में हटा दीजिए। ठीक है, तो डेलिकेट चीज़ों को बिल्कुल अलग कर देंगे। ये स्क्रीन जस्ट इसलिए रखिए ताकि बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पीछे की चीज़ें देख के डिस्ट्रैक्ट ना हो। अच्छा, पीछे की चीज़ें इन द सेंस हमको देखना यहाँ से है। बाय द वे मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास टेलीस्कोप है, इसको भी मैं अभी एडजस्ट करके इसके अंदर घुस के आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, इस सेकंड पार्ट पे भी हमें ये अटैच करना है। क्या अटैच करना है? ये हैंगर अटैच करना है, हैंगर। ठीक है, तो चलो इसको हैंगर लटकाते हैं यहाँ से। ये होल जो है यहाँ पे हैंगर लटकाएंगे। ठीक है, इस होल में, समझ रहे हैं, इस होल में से पार करेंगे ये स्प्रिंग। ओके, तो ये देखिए, जैसे मैंने हैंगर लटकाया यहाँ से एकदम बिल्कुल स्क्रू से टाइट किया, तो स्प्रिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रेच पोजीशन में आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन अब इससे इतना तो पक्का है कि बेसिकली ये सबसे स्लो हिलेगा एंड हमें इसे देखने में आसानी होगी। फिर एक मास निकालेंगे अगली रीडिंग के लिए, तो फिर थोड़ा फास्ट हिलेगा, फिर और फास्ट हिलेगा, फिर और फास्ट हिलेगा। तो तब तक हमारी आंखें समझ चुकी होंगी किस तरीके से काउंटिंग करना है। अच्छा, अभी काउंटिंग की सहूलत के लिए यहाँ पर भी एक पिन लगाया गया, यहाँ पर भी एक पिन लगाया गया, तो दोनों में से आप कोई भी पिन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पिन को सिलेक्ट करूँगा। ये पिन मेरे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बिकॉज इसकी हाइट बिल्कुल बराबर है, अच्छी हाइट है। तो मैं इस पिन को सिलेक्ट करूँगा, इस पिन को देखूंगा। आप दोनों में से कोई भी पिन देखें, बिकॉज जाने वाले तो दोनों ही साथ में ही है ना, साथ में ऊपर जाएंगे, साथ में नीचे आएंगे। तो ऑसिलेशंस के लिए मैं इसको ऐसे देखने वाला हूँ। तो हम निकाल रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आप अपना गोल भूल गए तो मत भूलिए प्लीज़, हम लोग फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकाल रहे हैं। तो चलिए आइए इसके अंदर घुस के देखते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो इसको आपको एडजस्ट करना होगा। ये जो स्क्रू रहता है, इसको ढीला करने से ये ऊपर नीचे होता है, फिर इसे टाइट कर देंगे तो ये ऊपर नीचे होना बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने अब इसे एक मिनट में टाइट करके दिखाता हूँ। टाइट कर दिया तो ये हिल भी नहीं रहा है, बहुत मुश्किल जान लगानी पड़ रही है, बहुत जान लगानी पड़ रही है। तो यहाँ से बिल्कुल एकदम ढीला हो गया। अब देखिए बिल्कुल फ्रीली चल रहा है ना। तो ये वाले स्क्रू से ऐसा होता है, ये वाले स्क्रू से ये पूरा ऊपर या नीचे होगा, ये वाले स्क्रू से। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपको जो है इसको बिल्कुल सीधा करके उस पिन को देखना है। कौन से वाले पिन को? ऊपर वाले पिन को। दो पिन है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो आपको ऊपर वाले पिन को देखना है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले पिन पर फोकस करना है आपको। ओके, तो ये वाला पिन तो मैंने टाइट कर दिया, ये वाले पिन को लूज़ कर दिया। इधर वाला ये जो पिन है ना, ये चाबी जिस पर मैं अंगूठा लगा रहा हूँ, इसको मैंने लूज़ कर दिया है। इसके से भी देखिए ऊपर नीचे चल रहा है ना। तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, थोड़ा सा जंग लगा हुआ है, पुराना है, तो ज़रा मुश्किल से जा रहा है ऊपर नीचे, बट जा रहा है। तो इससे अपनी हाइट बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिए। अपनी हाइट इन द सेंस, आपको स्टूल पे बैठना है, छोटे वाले स्टूल पे बैठना है, तो आपको बराबर से यहाँ से दिखाई दे, उस हिसाब से आपको हाइट यहाँ पे रख के इसको टाइट कर लेना है। ठीक है, ये वाला जो है ये पिनियन, जैसे पिनियन बोलते हैं, स्क्रू नहीं है, ये पिनियन है। तो ये पिनियन से तो फोकस एडजस्ट होता है। देखो ना, ये देखो दिख रहा है, अंदर बाहर जा रही है लेंस। अरे देखो ना, ये लेंस अंदर बाहर जा रही है, पाइप दिख रहा है अंदर बाहर जाते हुए। अबे ये चीज़ इससे हिल रही है ना, तो इसे कहते हैं पिनियन। है देखो, घुमा रहा हूँ, हिला है कि नहीं। तो बेसिकली इसे कहते हैं पिनियन। तो बेसिकली ये फोकस के लिए रहता है, तो इसका तो बाद में काम आएगा। पहले एक ये स्क्रू का काम है और ये स्क्रू का काम है। ठीक है, तो उससे मैं फोकस करके अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसके अंदर से आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए सामने, देखिए आपको दिख रहा है वो है ना, जो पिन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। अब देखिए बल्ब लगा दिया तो बल्ब से और ज़्यादा क्लैरिटी इसकी बढ़ गई है। तो जाकिर भाई ने जो है हमारे वो बल्ब यहाँ पे सेट कर दिया है। तो बल्ब जब उस पर पड़ती है रोशनी उस पिन के ऊपर, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो वो चीज़ इसके अंदर अब हम लोग देख लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो जो आपको ये प्लस साइन जैसे क्रॉस वायर दिख रहा है, इस पर फोकस कीजिए। आपको ये दिखना ही चाहिए, मतलब फोकस कीजिए इन द सेंस, मतलब ये चीज़ दिखना चाहिए। कभी कभार ये दिखती नहीं है, तो इसको ये दिखना बहुत ज़रूरी है। अरे जो शार्प शूटर लोग यूज़ करते हैं ना प्लस का साइन, कभी कभार ये है ना ऐसे घुमा हुआ भी रहता है। देखो ऐसा भी रहता है, देखो ऐसा क्रॉस में, ऐसे क्रॉस इंटरसेक्शन जैसे दिख रहा है ना, एक्स जैसे दिख रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं? यहाँ से इससे घूमता है, देखो ये दिख रहा है, घूमते हुए दिख रहा है। तो ऐसा घूम के ये सही करना है, इसको घुमा के। तो यहाँ से घूमता है, तो उसको घुमा के बिल्कुल एकदम सीधा कर देना है, सीधा। ठीक है, एकदम सीधा कर देना। फिर सीधा करने के बाद अच्छे से अंदर देखना है कि क्या चल रहा है अंदर। तो अंदर चीज़ों को हम फोकस करेंगे और अच्छे से। तो अंदर देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या आप देख पा रहे हैं? एकदम परफेक्ट, मतलब जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा। देखो ना, बिल्कुल वो चीज़ भी दिख रही है और उसके बाजू का पिन भी दिख रहा है। वो मैं थोड़ा सा क्या है ना कि देखिए मेरा हाथ जो है ज़्यादा हिल रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जवानी में पार्किंसंस डिसीज़ तो नहीं हो गई है, बट एनीवे कि ये जो मेरा काफ़ी हाथ हिल रहा है, तो मैं ज़्यादा देर तक इसको होल्ड नहीं कर पाऊँगा। बट आई होप कि हल्का फुल्का आप वो पिन जो नज़ारा आ रहा था वो आप देख पाएंगे, राइट। पिन को देख पाएंगे, नहीं देख पाए? देखो पिन दिख रहा है ना बराबर, है ना, और वो भी क्रॉस वायर की बिल्कुल टच दिख रहा है क्रॉस वायर पे, है ना। तो वैसा ही दिखना चाहिए। अब आपको करना क्या है, एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ पकड़नी है, यहाँ से प्यार से हल्का सा नीचे खींच के छोड़ देना है, बस ये इतना ही हिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। आपको हार्मोनिक ऑसिलेशन चाहिए, ज़बरदस्ती एम्पलीट्यूड उसका अननेसेसरली बढ़ाइए मत,
खींचिए मत अननेसेसरली, ठीक है। एम्पलीट्यूड अगर आप बढ़ा भी देंगे ना तो टाइम पीरियड बढ़ेगा नहीं, और उसे जितना ऑसिलेशंस परफॉर्म करें ना वो उतना ही करेगा। तो आप ज़बरदस्ती का उसको है ना एक्स्ट्रा खींचिए मत, ठीक है। और जब आपकी आंखें एडजस्ट हो जाए तब जाके इसके अंदर से देखिए, और स्टॉप वॉच को रेडी रखिए। तो ये है हमारी स्टॉप वॉच, ठीक है। तो स्टॉप वॉच को हमने रखा रेडी, इसको किया ऑन, तो स्टॉप वॉच हो गई ऑन। यहाँ पे आप रख सकते हैं पॉइंट पे, या फिर चाहे तो रेंज बदल सकते हैं। रेंज वैसे ये वाला बेकार है, यही बेटर रेंज है, इसमें कम से कम 1 डॉट तो आ रहा है, 1 डॉट कम से कम आना चाहिए, ठीक है। तो 1 डॉट आ रहा है, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँगा, देखिए तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। तो देखो इसके अंदर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। तो जैसे ही वो वायर से टच होगा ना, अरे मतलब जैसे ही पिन वायर से टच होगा तो मैं 0 बोलूँगा और स्टार्ट कर दूँगा घड़ी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 पे मैंने घड़ी रोका तो मुझे 23.1 आया है, ठीक है। 23.1 23.1, अरे ऐसे विदाउट जूम ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो 23.1 मुझे दिखाई दे रहा है वैल्यू, है ना, 23.1। ओके एनीवे, सो 23.1 आया। ऐसा आपको 3 बार लेना है। कितनी बार लेना है? 3 बार लेना है, क्योंकि अभी देखो ना, अभी मैं तुमको दिखाने में हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, तो सेकंड टाइम फिर से लेना है। तो अभी मैं तुम्हें बिना दिखाया ना, अगर तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद ही करके देखता हूँ सच में 23.1 आ रहा है कि गलत हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा एक सेकंड मेरे पास एक ट्रिक और है, लेकिन ये ट्रिक बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये ट्रिक ज़रा भी बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ टीचर्स के लिए ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि उसमें से ना देखें, डायरेक्टली इसका ऑसिलेशन देखें। तो जितनी बार ये ऐसा नीचे आ जाएगा ना, फुल नीचे आ जाएगा ना, तब मैं इसको 0 1 2 3 करके काउंट करूँगा। देखो चलो ट्राई कर लेते हैं, वाला ट्रिक ट्राई कर लेते हैं। तो 1 सेकंड को रोक रहा हूँ, रोक इसलिए रहा हूँ बिकॉज देखो ये और भी 10-20 बार हिल सकता था, लेकिन कभी बीच में रुक गया तो 10 बार ही हिला, 11 बार ही हिला, तो फिर तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वापस एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ। वरना ज़रूरी नहीं है, आप उसी में 2 रीडिंग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो खींच लिया मैंने, ये को खींचा और छोड़ दिया। अरे ये एक बार खींचो ना, कम से कम 50 से 60 बार हिलता ही है। तो तुम 20 रीडिंग लेके फिर घड़ी रुका के फिर से शुरू कर सकते हो रीडिंग उसी में, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट एनीवे तो थोड़ा सा नीचे लेते हैं, हल्का सा नीचे लेते हैं, छोड़ देते हैं। चलो अब हम लोग घड़ी स्टार्ट करने वाले, जब हमारी आंखें एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे वो नीचे आएगा ना, मैं 0 बोल के इसको स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट 0 1 2, दूसरी बार आया तो 2 3 4 5 6, नीचे आए तो 7 8, देखो नीचे आ रहा तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आया, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया। तो मतलब कैमरे में से दिखाते वक्त भी मैंने गलती नहीं की थी। तो 23.3 आया, पहले 23.1 आया था। वैसे 3 बार रीडिंग ले लेंगे। अब उसके बाद अगली रीडिंग में क्या करेंगे, मैं तीसरी रीडिंग भी निकाल लूँगा। हाँ, आपको वो दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि अगली रीडिंग के लिए करना क्या है। तो इसे हल्का सा प्यार से ऊपर ले जाना, कोई भी चीज़ एब्रप्टली मत करना। हाँ, स्प्रिंग है ये, तो स्प्रिंग है, किसी को अचानक में लग सकती चोट। हाँ, तो बहुत ही प्यार से एकदम से निकालना, बहुत ही प्यार से, एकदम धीरे धीरे। तो धीरे धीरे निकाल लिया ऊपर लाके, ठीक है। इसे हम साइड में हटा देंगे, घड़ी को रीसेट कर देंगे, फिर सेकंड रीडिंग लेंगे। सेकंड रीडिंग में 3 बार लेना है, मतलब इसको ऐसा खींचना है, ऑसिलेट हुआ 20 बार, फिर घड़ी रोक के फिर से ऑसिलेशंस लेना है। तो दोबारा हिला के ले सकते हो, या खाली घड़ी बार बार बंद करके शुरू करके ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट इसमें 20-20 ऑसिलेशंस 3 बार लेना है, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। मैंने सारी रीडिंग निकालने के बाद लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या रीडिंग्स की वैल्यू आई है, ठीक है। मेरे पास क्या क्या रीडिंग्स की वैल्यू आई है मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आ गया। फिर तीसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, इसे भी ऐसा प्यार से निकाल लेंगे। यहाँ से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, एकदम प्यार से। यहाँ पे एकदम पतला सा है, यहाँ से निकल जाता है, ऊपर लाके निकल जाता है ये, ठीक है। देखो निकल गया है ना, एकदम प्यार से बाहर आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस तरीके से आपको पूरे 5 रीडिंग्स निकालनी है। तो ये देखिए, ये मेरी 4 रीडिंग्स आ चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब बेसिकली मैंने पहली तो आपके सामने निकाली थी, बाकी बाद में ये आपके पीछे निकाली है मैंने। अब लास्ट वाली जो रीडिंग है, जिसमें सिर्फ एक ही मास लटका हुआ है, 100 वाला है ना, ये देखो इस पर लिखा हुआ है 100, है ना। 100 वाला सिर्फ एक ही मास लटका हुआ है हैंगर पे, तो उसकी मैं रीडिंग ले रहा हूँ 100+, ठीक है। तो मैंने पहले गलती से कुछ और लिख दिया था, बट अभी मैंने बिल्कुल सही कर दिया। 500 400 300 200 100, तो ऐसे करके जो है रीडिंग्स 5 हमने ले लिए। तो 100वीं रीडिंग पे मैं आ गया, मतलब ये वाले पे आ गया हूँ मैं। तो इसको हम लोग जो है, मैं एक बार टीचर लोग जैसे निकालते हैं वैसा निकाल रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को इससे नहीं निकालना है, मार्क्स कट जाएंगे। आपको उस टेलीस्कोप से निकालना है। तो पहला मैं आपके सामने जस्ट इससे ऐसी डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हल्का सा नीचे पुल किया और छोड़ दिया। आप देखिए कितना फास्ट हो गया ना ये, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने लिया था उससे तो काफ़ी फास्ट है,
है ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं सबसे लास्ट में निकालो ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, जैसे वो नीचे आएगा ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना आ रहा है? 13.3 आ रहा है ना, 13.3। तो 13.3 देखिए यहाँ पे मैंने नोट कर लिया आपके सामने। अब चलिए पीछे चलते हैं, इस पे आ जाते हैं, तो इससे नोट करते हैं। चलो चलो चलो, स्टूडेंट्स को यही करना है तरीका, पहले ही बता दे रहा हूँ, और मार्क्स कर जाएंगे, बोलना मत बाद में। तो चलो अभी हम लोग, अरे घड़ी तो ले आऊँ, घड़ी तो भूल ही गया उधर। अरे आजा भैया, घड़ी आजा, मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी लग रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसे ऑसिलेट होते हुए? यस, परफेक्टली देख पा रहे हैं एकदम, है ना। तो डायरेक्टली अब नीचे वाले पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले पिन का। अब ऊपर वाला पिन मैंने त्याग दिया है। अबे देखो ना, ऊपर वाला पिन कितना ऊपर चला गया, ऊपर वाला पिन हद से ज़्यादा ऊपर चला गया, इसलिए मैंने ऊपर वाले पिन को त्याग दिया। अब मैं नीचे वाले पिन से जो है रीडिंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, अरे इट्स ओके, दोनों से एक ही बात है। तो नीचे वाला जो पिन है उसी पे मैं अभी गौर करूँगा और फिर घड़ी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अब बस आप लोग खाली देखते जाइए, घड़ी नहीं दिखेगी, दोनों चीज़ एक साथ एक मोबाइल में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसी वो आएगा नीचे, सब कुछ इन्वर्टेड दिखता है इसमें वो नीचे आएगा, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको जो है काउंट करने वाला हूँ, आप खाली देखते जाइए। जैसे वो नीचे आएगा ना, मैं उसको काउंट करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दिखाओ ज़रा ये इधर, 13.3 देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट है जैसे पहले आया था। तो फाइनली सारी रीडिंग्स तो हमारी हो चुकी हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं हैंगर का मास निकालने के लिए। तो हैंगर का मास कितना है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका मास निकाल रहे हैं। ये कितना आ रहा है? 140 आ रहा है क्या? ओके ओके, 140। तो 140 ग्राम्स का जो है ये हैंगर है। 140 ग्राम्स 140 ना, बिल्कुल बराबर नहीं 140। हाँ एक मिनट, थोड़ा इसको स्टेबल करके देखता हूँ। अरे बराबर है, नहीं थोड़ा कम लग रहा है ना, नहीं ज़्यादा लग रहा है 140 से। एक आध 2 ग्राम डालिए उसमें, 1 आध ग्राम, थोड़ा और एग्जैक्ट हो जाएगा शायद। नहीं 10 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, सिर्फ 2 या 5 ग्राम मुश्किल से, हद में हद। हाँ 5 ग्राम डाल के देखिए। हाँ 5 ग्राम से भी नहीं, पड़ना इसका भारी हो गया है। तो समझोगे ना, 1 ग्राम अगर उधर डाल दिया ना, 1 या 2 ग्राम इधर, तो बराबर हो जाएगा। अब बराबर हो गया, इसका मतलब समझ लीजिए ऑलमोस्ट अभी भी है थोड़ा सा, 19 है, लेकिन वो छोटा इतना मास अपने पास है भी नहीं ना। 1 ग्राम का मास तो है भी नहीं अपने पास, बराबर। नहीं तो ये 1 ग्राम भारी होता, 1 ग्राम होता ना तो बराबर काम हो जाता। तो यानी कि वहाँ जो दिख रहा है ना, उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। वहाँ जो दिख रहा है, वहाँ कितना है? 140 145 है, 145 में से 3 ग्राम माइनस करो, 2 तो ये हो गया, और 1 ग्राम और डालते तो बैलेंस हो जाता। तो है क्या 1 ग्राम है क्या? ये 1 ग्राम थोड़ी, 2 ग्राम है ये, 2 ग्राम है ये। हाँ 2 ग्राम है, 1 ग्राम नहीं। 1 ग्राम का इसमें है ही नहीं अपने पास। चलो एनीवे कोई बात नहीं। तो बेसिकली हम लोग ने मेजरमेंट किया, तो 145 में से यहाँ से घटा देंगे हम लोग 3 ग्राम, तो 142 ग्राम का है। सो 142 ग्राम, चलिए थैंक यू जाकिर भाई। तो 142 ग्राम जो है, आइए हम लोग जो है बेसिकली इसको नोट कर लेते हैं 142 ग्राम्स को यहाँ पर। तो 142 ग्राम की चीज़ है ये। पहले सबसे पहले 500 लटकाया था, उसके बाद में 400 लटकाया, फिर 300 लटकाया, है ना। इस तरीके से हमने चीज़ें की है ना। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 642 ग्राम्स हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से चीज़ें जो हैं आ जाएंगी, ठीक है। 642, 542, 442 एंड सो ऑन। तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि जो सारी रीडिंग्स आई थी हमें ऑसिलेशंस की, उनका एवरेज निकाल के यहाँ लिखता हूँ। मीन सबका एवरेज निकाल दूंगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? 21.4 प्लस 21.5 प्लस 21.3, तीनों को ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड बाई 3 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। समझ गए? मीन ऐसे निकालते हैं ना। फिर जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको 20 ऑसिलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो एक ऑसिलेशन का टाइम यानी कि टाइम पीरियड आ जाएगा। तो जो भी टाइम पीरियड आया उसको स्क्वायर कर देंगे, तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा टेबल करने के बाद मैं आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, डोंट वरी। सो फाइनली मैंने जो है इससे ग्राफ पूरा बना दिया, ये रीडिंग्स लेके 642, 542, 442। देखिए रीडिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है पहले ये समझिए। मतलब ऐसा मान लीजिए कि 650 तक जा रही है लास्ट हाईएस्ट रीडिंग, और इसको प्लॉट कहाँ करना है? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। अच्छा एक्स एक्सिस पे ज़रा ध्यान दीजिए, हमें एक इंटरसेप्ट भी शायद मिलेगा, है ना। इसमें ग्राफ में तो ऐसे ही बना हुआ है कि इंटरसेप्ट मिलेगा। तो आप है ना ग्राफ को बनाना थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कीजिए। मतलब ये जो वाई एक्सिस बनाएंगे ना,
बिल्कुल लास्ट में मत बनाइए पेज के, बिल्कुल लास्ट में ना बना के थोड़ा सा आगे बनाइए। अरे समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बनाइए। तो बेसिकली ये देखिए मैंने वैसे ही किया कि यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दी और आगे से वाई एक्सिस बनाया और ग्राफ पे 650 तक चाहिए तो चाहिए था तो 50, 100, 150, 200, 250 करके 650 तक ले गया, ठीक है। ये तो हो गया एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे ध्यान देते हैं तो वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर प्लॉटेड है, सबसे बड़ी रीडिंग है 1.35। अच्छा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट्स लेने के लिए मैंने क्या किया, 13.5 में कन्वर्ट कर दिया, 11.4 में, 9.2 में, 6.9 में, 4.4 में, तो 10⁻⁻1 जो है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रीडिंग सब ये हो चुकी है। तो मुझे पहला पॉइंट जो प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है जैसे फॉर एग्जांपल 242 वर्सेस 4.4, 242 वर्सेस 4.4। नाउ लिसन, जब यहाँ पे तुमने 50, 100, 150 प्लॉट किया है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक लाइन है ना 5 के बराबर है, 2 लाइन 10 के बराबर है। तो यहाँ पर 5 तो प्लॉट हो सकता है, 10 प्लॉट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसा कुछ प्लॉट नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ प्लॉट नहीं हो सकता है। तो 5 के बाद सीधा 10 आ जाएगा, 10 के बाद सीधा 15 आ जाएगा, 15 के बाद 20 आ जाएगा, करते 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 ये जो बिल्कुल बीच की जो हरी लाइन है ये वाली एकदम ये गहरे रंग की, इस पर 25 हो जाएगा और फिर इस ग्रीन लाइन पे 50 हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो 5, 10, 15 ऐसे करके, अरे मतलब हर एक जो लाइन है ना बारीक बारीक वो 5 की है, तो 5, 10, 15, 20, 25, फिर 30, 35 ऐसा, तो 50 तक है। तो आपको 242 तो आप प्लॉट नहीं कर पाएंगे ना, अरे भैया ये 200 है बराबर, ये 200 है, ये 250 है, तो तुम 242 कैसे प्लॉट करोगे? तो एक काम करो 240 प्लॉट करो। 240 कैसे आएगा? 2 लाइन जस्ट पहले आएगा, 2 लाइन पहले 240, उससे 2 लाइन पहले क्या आ जाएगा भाई 230, समझ रहे हैं? 2 लाइन और पहले आ जाओगे तो 220, फिर 2 लाइन और पहले 210, फिर 2 लाइन और पहले 200। तो कहने का मतलब ये है कि 240 प्लॉट करना बहुत ही आसान है, जस्ट 250 से 2 लाइन पहले। वैसे ही हर एक में करना होगा 340 है ना, तो 350 से 2 लाइन पहले, 450 से 2 लाइन पहले, 550 से 2 लाइन पहले, तो ऐसे करके प्लॉट करना है। अच्छा, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? ये तो बहुत ही सिंपल है, 4.4, ठीक है। तो 4.4 इधर देखो, तो मुझे प्लॉट करना था 240 वर्सेस 4.4, 240 वर्सेस 4.4। ये देखो, देखो ध्यान से, यहाँ देखो 4.4, अरे 4 से 5 के बीच में 10 लाइन्स हैं, तो एक एक लाइन 0.1 की है, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, चार लाइन। देखो ना चौथी लाइन में आया कि नहीं आया? अरे थोड़ा डॉट ज़रा बड़ा बन गया है और ऊपर से जूम करके दिखा रहा हूँ तो और ज़्यादा बड़ा ही दिख रहा है कुछ। तो मैंने बनाया था अच्छा है यार, मेरे पे यकीन करो। बेसिकली अब वापस से बना रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 4.4 बोले तो यहाँ 4.4 मतलब ये वाली लाइन और 2 लाइन पीछे, इसके ऊपर 4 लाइन और इसके पीछे 2 लाइन है ना, तो ये है मेरा पॉइंट। देखो अब सही है कि नहीं, देखो चेक करो ज़रा। सो ये वाली जो अभी भी देखो थोड़ा सा अजीब बना है, अरे मतलब अरे समझो यार, इंसानी आँख और मोबाइल के जूम में फ़र्क है यार, ठीक है, इतना तो थोड़ा सही ले लो। सो चलो ठीक है, तो 4.4 और 240 परफेक्ट। एक आध पॉइंट और दिखा देता हूँ आपको, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो एक और पॉइंट जैसे कि मान लो ये ले लें क्या, 542, चलो 542 ले लेते हैं। 542 वर्सेस 11.4 है ना, 11.4, तो 542 वर्सेस 11.4, सो मतलब 550 से जस्ट पहले आना है थोड़ा, मतलब 540 पे आना है, 540, ठीक है। तो 540 है, अरे ये 500 है, ये 600 है, ये 550 है ना, 2 लाइन पहले आ जाओ। तो 540 वर्सेस 11 पॉइंट, एक सेकंड 11 की तरह भाई, अरे बहुत ऊपर है, तो ऊपर ऊपर आते जाओ, ऊपर ऊपर आते जाओ, ऊपर ऊपर आते जाओ, 11.4, हाँ बराबर, 11 से ऊपर 4 लाइन और इससे एकदम डार्क हरी रंग की जो लाइन है उससे 2 लाइन पीछे, 2 लाइन पीछे लेफ्ट में, 2 लाइन लेफ्ट में, समझ गए? अब अकल के बदलो देखो ध्यान से, अच्छा ही बनाया है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको पूरा ग्राफ प्लॉट कर देना है, बहुत ही प्यारा मज़ेदार ग्राफ आएगा, ठीक है। अब वो ग्राफ जो है प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ बनाया तो इसमें डेल्टा स्लोप तो आया ही नहीं, अरे मतलब बोले तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो इसमें कुछ टेंशन नहीं है, एक ही स्लोप बनाना है, मतलब एक ही लाइन बनाना है, एक ही स्लोप निकालना है। तो एक ही स्लोप देखो आ गया भाई, कितना आ गया? तो मैंने 2 पॉइंट्स चुन लिए थे, 6.75 वाला, सॉरी 6.75 नहीं भाई, 675 है, 675 है, ये देखो ना भाई 650 के आगे है ना, तो 675 वर्सेस कितना है भाई ये 14 इंटू 10⁻⁻1, समझ गए है ना। और वैसे इसका भी जो निकाला, जो भी निकाला है, तो देख लो आप, अभी बहुत ही सिंपल है समझना, देखो ध्यान से,
है कि नहीं। तो बेसिकली ये जो चीज़ हो गई है, हाँ, इसका हमने स्लोप निकाला तो स्लोप आ रही है 2 × 10⁻³ एक्स एक्सिस पे देखो अच्छे से ये भी लिखा हुआ है 50-50 करके, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 करके लिखा हुआ है, और ये स्केल में लिखा होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर 50 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 × 10⁻1 है, और 10⁻1 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके दिखा देना होता है, ठीक है, कि ये सारी रीडिंग्स में 10⁻1 मल्टीप्लाई होगा, ये बताना होता है, ठीक है। चलिए t² वाई एक्सिस पे है और मास इन ग्राम एक्स एक्सिस पे है। चलिए एनीवे, तो ये ग्राफ तो प्लॉट करना भैया आपको आ गया, स्लोप भी आ गई। अब आइए आपको सारे कैलकुलेशंस दिखाएं। अच्छा एक सेकेंड, पीछे का जो इंटरसेप्ट है वो तो है ही नहीं। हाँ, उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। क्योंकि हम लोगों ने मतलब यानी कि हैंगर का मास भी इंक्लूड कर लिया ना, तो यानी कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग न सिर्फ 500 वजन डालने से खिंच रही है, बल्कि 142 डालने से भी खिंच रही है। स्प्रिंग का मास है ना 142। अबे हाँ क्या ना, सॉरी स्प्रिंग नहीं, क्या कहते हैं, हैंगर डालने से भी खींच रही है स्प्रिंग। तो बेसिकली यानी कि अगर हैंगर निकाल दिया और मास भी निकाल दिया तो स्प्रिंग नहीं खींचेगी, ये हमारा अजम्पशन है। तो भाई जब मास जीरो ही कर दिया, सब कुछ निकाल दिया, हैंगर भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, हटा दिया, तो जीरो मास है तो जीरो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन ही नहीं होगा ना, स्प्रिंग एक्सटेंड ही नहीं होगी, तो काय का ऑसिलेशन, काय का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ है नहीं। तो मे बी उस रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है कि जब हमने पूरा मास ही निकाल दिया, सब कुछ हैंगर वैंगर भी हटा दिया, तो इस वजह से हमें यहाँ पर भी वाई एक्सिस पर भी मतलब इधर भी जीरो, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ओरिजिन से पास होती हुई लाइन मिल रही है, ये मेरा अजम्पशन हो सकता है। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस, बट दैट्स व्हाट आई थिंक। तो लेकिन अगर सपोज मैं हैंगर को तो लेता ही नहीं, मतलब मैं हैंगर को कंसिडर नहीं करता, हैंगर को मानता ही नहीं मैं, सपोज कि हैंगर है ही नहीं, मतलब हैंगर को मैं इनविजिबल मान लेता, और मैं ऐसा समझता कि सिर्फ 500 लटकाया गया है स्प्रिंग पे, और उस 500 से स्प्रिंग खींच रही है, 400 से स्प्रिंग खींच रही है, 300 से स्प्रिंग खींच रही है, लेकिन इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर बेसिकली मुझे इंटरसेप्ट आता कुछ ना कुछ मास एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि मैंने इसे इग्नोर कर दिया है। असलियत में 642 मास होने के बावजूद भी मैंने 500 मान लिया है, समझ रहे हैं। तो वो जो इनविजिबल टाइप का जो मैंने मास लिया है ना, वही पीछे की तरफ आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसा ग्राफ भी मैंने बनाने की कोशिश की है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, जब मैंने हैंगर का मास भी इंक्लूड किया तो ये ग्राफ तकरीबन ओरिजिन से पास हो रहा है, लेकिन जब मैंने बेसिकली हैंगर का मास हटा दिया, मतलब माना ही नहीं, मतलब इनविजिबल मान लिया, ऐसा समझ लिया कि ऐसा कोई मास ही नहीं है, तब जाके मुझे एक नया ग्राफ मिला है। तो ये है वो प्यारा सा ग्राफ जिसमें मैंने डायरेक्टली 500 वर्सेस 13.5 टाइप का प्लॉट किया है, 400 वर्सेस 11.4। चलिए दिखा देता हूँ। सो 500, हाँ ये 500 वर्सेस, देखो इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट को देखो ध्यान से, 13.5 दिख रहा है कि नहीं, 13 और 14 के बीच में 500 वर्सेस 13.5 बराबर। वैसे ही ये बहुत आसान है प्लॉट करना, पिछला वाला हार्ड था, 400 वर्सेस 11.4, ठीक है, 400 वर्सेस 11.4। तो 400 वर्सेस 11.4 है कि नहीं, देखो जरा, ये 4 लाइन ऊपर है ना खाली, हाँ 5वीं लाइन पे टच नहीं है, तो 11.4 बराबर। तो आपको एक ग्राफ बनाना आ गया, तो बाकी सब कुछ सेम है, आगे ही बनाना है, सेम स्केल चुनना है, हर चीज़ सेम है यार। पहले जो रीडिंग्स थी हैंगर के साथ थी, बिना हैंगर के साथ है। तो बेसिकली बिकॉज यहाँ पर बिना हैंगर वाली रीडिंग्स ली गई हैं, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में बिना हैंगर वाली रीडिंग्स ली गई हैं, तो बच्चों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बिना हैंगर वाली, मतलब हैंगर को, अरे हैंगर तो रहेगा, बिना हैंगर बोले तो हैंगर के बिना थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। एक्सपेरिमेंट में हैंगर है, लेकिन हैंगर का मास इंक्लूड नहीं किया, खाली 100 200 300 400 500 डाला, तो ऐसा ग्राफ आता है। तो आप लोग यही वाला ग्राफ बना के आगे बढ़ें। मैं भी इसी ग्राफ से आपको आगे की रीडिंग दिखाता हूँ, कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तो इस ग्राफ का स्लोप नोट कर लें, 2.25 × 10⁻³ आया है। देखो यहाँ पे निकाला इन पॉइंट्स पे, आप पॉज करके इन पॉइंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल सही निकाला है कि गलत निकाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जाते हैं कैलकुलेशंस की ओर। तो कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये है, ईटा यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 16 π² इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्प्रिंग का क्यूब डिवाइडेड बाय थिकनेस यानी कि रेडियस ऑफ द स्प्रिंग का वायर का 4 पावर इनटू स्लोप ऑफ t² वर्सेस m ग्राफ।
तो ये सारी वैल्यूज देखिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। 16 पाई स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स थे 57, और एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्प्रिंग है 2.56 का क्यूब, एंड देन ये है थिकनेस ऑफ द, मतलब थिकनेस इन द सेंस जो वायर की मोटाई है, स्प्रिंग के वायर की मोटाई, स्प्रिंग के वायर की मोटाई, उसका रेडियस इट इज 0.100 पावर 4, और स्लोप आया है 2.25 इंटू 10⁻³ आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इससे मुझे जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 6.711 इंटू 10⁻11, समझे, 6.711 इंटू 10⁻11, जिसको हम लोग 67.11 इंटू 10⁻10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो एक पावर घट जाता है, तो एक पावर घट जाएगा, तो 67.11 इंटू 10⁹ आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और 10⁹ को हम लोग बोलते हैं गीगा, 10⁻³ किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁹ गीगा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पैस्कल, तो गीगा पैस्कल। सो 67 गीगा पैस्कल अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है। ये कौन से वाले ग्राफ का है? वही वाला जिसमें हम लोगों ने हैंगर के मास को कंसीडर ही नहीं किया है, ठीक है, ये वो वाला है। अब जिसमें हैंगर के मास को कंसीडर किया था उसकी स्लोप क्या आई थी भाई? उसकी स्लोप आई थी 2 इंटू 10⁻³ अबे आई थी कि नहीं आई थी? तो ये वाला भी हम लोग देख लेते हैं कि इससे कैलकुलेशंस क्या आता है। तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है वो बदलाव है, 2.25 की जगह पे 2.0 है। तो आंसर आ रहा है 75 गीगा पैस्कल। देखो ना, 7.5 इंटू 10⁻11 आ रहा है, फिर 75 इंटू 10⁻10 है ना, करते 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 75 गीगा पैस्कल। ऐसा मुझे लगता है, मतलब मुझे एक्चुअली पता नहीं, ये स्टील और आयरन के बीच की कुछ चीज़ है। तो इसका आंसर 6, 7, 8, 9 अगर ऐसे कुछ आता है रिजिडिटी मॉड्यूलस का, तो मेरे ख्याल से ठीक है। 6, 7, 8, 9 इंटू 10⁻, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई? 10⁻11 की। अरे बाबा, ये कितना आया? 7.5 इंटू 10⁻11 आया ना। तो वैसे ही 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, समथिंग लाइक दैट, तो इंटू 10⁻11, तो ये सही आंसर है, समझ गए? तो ये स्टील और आयरन के बीच की कुछ चीज़ है ये, तो इसका आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए, बिकॉज मैं आपको दिखा दूँ, इंटरनेट पे वैल्यूज दिखा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, उससे पहले एक सेकेंड, ये भी पूरा नहीं हुआ है। कैसे यकीन करें कि मैंने जो आपको बताया कि इसकी थिकनेस मतलब 0.200 है वो सच है? अरे हमने अभी तो थिकनेस निकाली थी भाई, किधर गया? ये तो थिकनेस निकाली थी ना, 0.200। ये सच है कि झूठ है? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत आपको सिखा रहा हूँ, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा स्केल, नॉर्मल सा स्केल, ठीक है। कंपनी में तो यकीन है ना आपको, कैमलिन पे। तो बेसिकली लिसन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं ज़रा एक हाथ से होल्ड करके बता पाना ज़रा बड़ा मुश्किल होता है यार, ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो, जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर रखा, 2 रीडिंग्स छुप गई कि नहीं छुप गई? क्या लेकिन तीसरी रीडिंग छुपी? नहीं छुपी ना। अबे 2 रीडिंग गायब हो गई। देखो, जैसे स्प्रिंग को मैंने स्केल के ऊपर रखा, 2 रीडिंग्स छुप गई हैं, तीसरी रीडिंग नहीं छुपी है। तो इसका मतलब सच में ये ऊपर से देखना होता है, बाय द वे, साइड से मत देखो, ऐसे मत देखो, इधर से मत देखो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, चलो इधर और ले लेता हूँ, और एज पे ले लेता हूँ, और अच्छे से रख के दिखाता हूँ, अगर किसी को यकीन नहीं है मुझ पर तो। अरे मैं छू इसलिए नहीं रहा हूँ, फिसल रही है। तो 2 रीडिंग्स गायब हो गई। अबे हाँ के ना अकल के बदलो 2 रीडिंग्स गायब हो जा रही है ना। तो कहने का मतलब है कि ये 2 से तो ज़्यादा है हल्का सा, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं है। अरे 3 mm नहीं है रे बाबा इसकी चौड़ाई, समझे? सो 3 mm चौड़ाई नहीं है। तो मैंने सही बताया आपको, 0.200 सही बताया। चलिए एनीवे, ये सब तो हो गया। अब इसमें आगे क्या करना है भाई? इतना तो कर करके परेशान हो गए, है क्या नहीं? तो ये वो वाला है जिसमें मैंने बिल्कुल यानी कि एग्जैक्टली हैंगर का मास वास सब लेके बनाया है। हैंगर का मास लेके ग्राफ बनाया था, और ये हैंगर का मास लिए बिना जो ग्राफ बनाया ये वो वाला है, ठीक है। दोनों चीज़ आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप अपने लिए डिसाइड कीजिए बेहतर क्या है। वैसे इन जनरल हम यहाँ पे ना साइंटिफिक मेथड सीख रहे हैं, ऐसा आप सोच के चलिए कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं सीख रहे हैं, हम कोई एक साइंटिफिक मेथड, साइंस करने का तरीका सीख रहे हैं। तो अगर एक से ज़्यादा 2 तरीके अगर हमें मिल जाते हैं, तो एक से ज़्यादा तरीके मिल जाते हैं, 2 तरीके 3 तरीके, तो क्या बुराई है उसमें? दोनों से करके देख लीजिए ना। टीचर्स तो खुश हो जाएंगे, प्रोफेसर से बल्कि खुश हो जाएंगे कि स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। चलो एनीवे, अब ये तो निकल चुका। अब बेसिकली एक ग्राफ में तो इंटरसेप्ट आया ही नहीं, वो तो ओरिजिन से लगभग पास हो रहा है। दूसरे ग्राफ में इंटरसेप्ट आया है, तो इंटरसेप्ट जो है उसका नाम ME है, मास एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो वो कितना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक ग्राफ में तो आया नहीं था, दूसरे ग्राफ में आया है। तो मास एक्सिस पे इंटरसेप्ट आया है 105। ये देखो, ये 50 है ना, तो 50 और 50 100 हो गया, और उसके आगे एक लाइन गया, तो 105। तो 105 इंटरसेप्ट आया है। अब इस 105 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ स्प्रिंग के मास से, स्प्रिंग का स्लेब में मास कितना था भाई? 230 था ना। अरे कितना था भाई? देखो चेक कर लो। हाँ 230 था मास ऑफ द स्प्रिंग।
तो बेसिकली 105 डिवाइडेड बाई 230, तो ये मुझे एक वैल्यू मिलेगी ME/m की, जो कि कैलकुलेटर से 0.456 आ रही है। ठीक है, इसका आगे यहाँ पे तो इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं है, पर इसे निकाल के हमने छोड़ दिया है। ठीक है, फाइनली करना है हम लोगों को एरर कैलकुलेशंस, मैक्सिमम परमिसिबल एरर फाइंड आउट करना है। तो डी ईटा बाई ईटा ये हमें करना है। तो dn/n है प्लस 3 इंटू dr/r प्लस 4 इंटू dr/r प्लस डी स्लोप बाई स्लोप। तो हमारा तो सब एक ही स्लोप आया है दोनों ही ग्राफ में बेसिकली एक ही स्लोप आया है, तो डी स्लोप तो इसमें है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। इससे मैंने जीरो भी लिख दिया, देखिए इसका डायरेक्टली जीरो लिख दिया है। अच्छा, अब रिंग्स गिनने में, अरे जो रिंग्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है, इसे गिनने में आप कितनी बड़ी गलती कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा? अरे मुश्किल से एक आध गलती करोगे ना भाई, एक आध छूट जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने उसको एक ले लिया, DN, एक गलती कितने में 57 गिनूँ या 50 गिनूँ या 60 गिनूँ, तो उसमें एक गलती होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। अब DR एक्चुअल रेडियस निकालने में, तो एक्चुअल रेडियस निकालने में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो किसका है? बीच वाले पार्ट का है। अरे ना कि थिकनेस का इतना रोल नहीं है एक्चुअल थिकनेस में, जितना कि रोल है किस चीज़ का, इस चीज़ का। अरे इस स्प्रिंग का रेडियस निकालने में ज़्यादा बड़ा पार्ट कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये अंदर का जो होल है ये। तो वर्नियर कैलिपर यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के मुकाबले, सिर्फ इस कैलकुलेशन के लिए, एक्चुअल कैलकुलेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 4th पावर में है रेडियस। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बाई कंपैरिजन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे R जो है वो निकालने में दो चीज़ें लगी थी, एक इनर रेडियस और एक ये। तो ये तो बिल्कुल ना के बराबर है, तो गलती जो होगी वो इसमें होगी असली वाली। ये R की वैल्यू में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है, तो वर्नियर कैलिपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्नियर कैलिपर का मैंने लीस्ट काउंट ले लिया 0.01। ठीक है, DR, और भाई यहाँ पे नीचे R की वैल्यू जो 2.56 आई थी वो, प्लस 4 तो यहाँ पे लिख दिया। जो ये स्मॉल DR है, ये तो हम लोग ने निकाला ना स्टैंडर्ड डेविएशन देखो DR निकाला था 9.434 इंटू 10⁻⁴, है ना। तो ये वो आ गया, और डिवाइडेड बाई जो R की वैल्यू हमें मिली थी, ना यहाँ पे मीन वैल्यू 0.100। तो वो सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट करने के बाद, और इसको जीरो सब्सटीट्यूट करने के बाद dn/n की, मतलब डी ईटा बाई ईटा की वैल्यू 0.06699 आ रही है। तो देयरफॉर डी ईटा की वैल्यू क्या होगी? डी ईटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? n को इधर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अरे मतलब जो ईटा आया है ना तुम्हारा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इससे। अब आप हल्के पुतलो समझो, यहाँ पर ईटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 0.06699 को। ठीक है, तो मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैंने कौन सा वाला यूज़ किया है? दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये यूज़ करेंगे तो इसी का ग्राफ लेना। कौन सा? विद हैंगर वाला, और ये विदाउट हैंगर वाला है। तो हम लोग ने विदाउट हैंगर का मास इंक्लूड किए, जो लिया हुआ है मैं उससे निकाल रहा हूँ। मैंने आपको सजेस्ट यही किया था ना कि आपको ये वाला यूज़ करना है। कौन सा? ये वाला। तो इस वाले से मैंने लिया है वैल्यू, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते ही आपको आंसर आ जाएगा। मतलब इतना आ जाता है, देखो कितना आ जाता है मालूम है? 4.50 इंटू 10⁻10 आ जाता है। तो यानी कि असली वैल्यू ईटा की कितनी थी? ईटा की असली वैल्यू थी 67.11 इंटू 10⁻10, है ना। लेकिन उसमें गड़बड़ कितनी हो सकती है? 4.50 की, मतलब इसमें 4 प्लस से 4 माइनस कर दो। यानी ईटा की जो रेंज है हमको जो आ रही है, मतलब वो बेसिकली कौन सी आ रही है? मतलब 63 से लेके यू कैन से के 71, है ना, अप्रॉक्स। तो इतना आ रहा है हमको ईटा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप कि आपको बातें समझ में आई, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि 67 गीगा पैस्कल प्लस माइनस 4 गीगा पैस्कल, है ना। 4 की गलती चलेगी ना। अरे भैया 10% से भी कम गलती है ये। 60 का 10% कितना होगा? 6 होगा ना, तो ये तो 4.5 ही है। तो बहुत ही परफेक्ट आंसर आ रहा है यार, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंट कर डाला हम लोगों ने। तो चलिए अब इंटरनेट पे चलते हैं और ढूंढते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द आयरन एज वेल एज स्टील। इसके बीच की कोई चीज़ है ये, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्टील, और मुझे आंसर आ रहा है अराउंड 79 गीगा पैस्कल। तो आई होप कि आपको यकीन आ गया होगा कि मैंने जो चीज़ें निकाली हैं वो कोई गलत नहीं निकाली हैं, बल्कि सही निकाली हैं। चेक कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए। तो बेसिकली मतलब ये जो है जिसमें हैंगर का मास हमने इंक्लूड नहीं किया, उसका जो आंसर है वो सच्चाई के थोड़ा कम करीब है शायद।
और जिसमें हमने हैंगर का मास इंक्लूड किया है वो सच्चाई के थोड़ा ज़्यादा करीब है, बट एनीवे बोथ द मेथड्स यू कैन यूज़। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। बट एनी डाउट अगर आपको है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और मेरी क्या गलती है मुझे बताएं, और आपके कुछ एक्स्ट्रा थियरी है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो ये था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बाय फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग की मदद से हमने मतलब फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाला है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 75 या 60 भी मान सकते हैं, तो 60-70 के बीच में गीगा पैस्कल आ रहा है। वैसे बच्चों को अगर ये आंसर 6 से लेके 10, 12, 13 के बीच में भी आ जाएगा ना, तो भी हम लोग मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग ज़्यादा टेंशन ना लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।